तो इन द लास्ट क्लास और दो लेक्चर्स में हमने देखा था कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर मीन्स ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन क्या है और ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स हमने देखा था। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल ट्रांसफार्मर का फिगर बनाता हूँ। ओके, तो ये हमारा मैग्नेटिक कोर है, मैग्नेटिक कोर। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। ओके, प्राइमरी वाइंडिंग में N1 नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी वाइंडिंग में N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। मैंने V1 सप्लाई वोल्टेज को अप्लाई किया है और उसके चलते एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ है जिसे मैं E1 बोलूंगा, और ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स है। ओके, फाइव, और इधर एक सेकेंडरी साइड में ईएमएफ इंड्यूस होगा जो जिसे हम E2 बोलेंगे। ओके, तो ईएमएफ इक्वेशन क्या था? E1 इज इक्वल टू 4.44 F N1 5x। ओके, और E2 क्या था? 4.44 F N2 5x। ओके, वेयर N1 क्या है? N1 is equal to number of turns. Okay, number of turns in the primary coil. N2 क्या है? Number of turns in the secondary coil. Okay, F क्या है? F is the supply frequency. Supply frequency. और इधर 5x क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स linking both the coils. Okay. तो यहाँ पे हमने एक और चीज देखा था कि V1 शुड इक्वल टू E1। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ऐसे करके सोच सकते हैं इसको। यहाँ पे एक कॉइल है, ओके, ये मेरा अप्लाइड वोल्टेज है I1, ये फ्लक्स का डायरेक्शन है, फ्लक्स। यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ ये है E1। तो V1 should be equal to E1 and V1 should oppose E1. Okay, V1 should be equals to minus E1. Here it is, V1 is opposing E1. Okay, ठीक है, तो इतना हमने पहले भी पढ़ करके रखा था और समझ के भी रखा था। नाउ हम, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। ओके, ये क्या है? ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है और अंडर नो लोड कंडीशन है, अंडर नो लोड कंडीशन है। नो लोड कंडीशन मतलब क्या हुआ कि कोई भी लोड नहीं कनेक्टेड है,
सेकेंडरी करंट I2 जो है वो 0 है। ओके, तो ये हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन है। तो हम इसका फेजर डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। ओके, तो फिगर बनाएंगे। फेजर डायग्राम फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन। ओके, तो हमारे पास क्या क्या था? हमारे पास इक्वेशन है V1 इक्वल्स टू माइनस E1। ओके, और एक बस फिगर फिर से बना लेते हैं जल्दी से। ओके, तो ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है V1, ये हमारा E1 है इंड्यूस वोल्टेज, ये अगेन इंड्यूस सेकेंडरी साइड वोल्टेज, और ये V2 है। ठीक है, तो नो लोड कंडीशन है, कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, I2 सेकेंडरी साइड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। और यहाँ पे एक करंट मैं दिखाता हूँ जिसे मैं हाई मैग्नेटाइजिंग करंट बोलता हूँ। ओके, मैं इसे आई मैग्नेटाइजिंग करंट क्यों बोला, क्योंकि ये आई मैग्नेटाइजिंग करंट ही वो करंट है जो फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, हम एक रिलेशनशिप देख सकते हैं, एमएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस होता है। ओके, तो एमएमएफ अगर मैं इसे N1 नंबर ऑफ टर्न्स मानूं और इसे N2 नंबर ऑफ टर्न्स मानूं, तो एमएमएफ क्या है? एमएमएफ को ही एम्पेयर टर्न्स भी बोला जाता है। एमएमएफ का फुल फॉर्म है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ओके, एम्पेयर टर्न्स, बुक्स में एम्पेयर टर्न्स यूज होता है। ओके, तो एमएमएफ इज इक्वल टू N1 इंटू आई मैग्नेटाइजिंग, ओके, फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। तो आई मैग्नेटाइजिंग इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस डिवाइडेड बाय N1, और यू कैन से आई मैग्नेटाइजिंग is equal to k times of flux। ओके, और उल्टा लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ आई मैग्नेटाइजिंग। ओके, ज्यादा करेक्ट एक्चुअली यही होगा, बिकॉज फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, सो फ्लक्स इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ आई एम, और फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग करंट। ये इक्वेशन सही। ओके, तो हम एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। हमारा फ्लक्स आया सबसे पहले। ओके, सो दिस इज फ्लक्स। ये फ्लक्स कहाँ से आया है, किसने प्रोड्यूस किया ये फ्लक्स? इस फ्लक्स को प्रोड्यूस किया है इस करंट ने, मैग्नेटाइजिंग करंट ने। तो मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो नेचर ऑफ फ्लक्स, ओके, नेचर ऑफ फ्लक्स will be similar to magnetizing current, and I magnetizing current and flux will be co-phasal। ओके, co-phasal मतलब क्या होता है, दोनों एक ही फेज में होंगे। फेज डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं ये फ्लक्स बोलता हूँ और ये मैं आई एम बोलता हूँ, तो इसको मैं को-फेजल बोलूंगा, ये को-फेजल कंडीशन है। फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस ये दोनों के बीच में 0 है। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक आई एम करंट को बना देता हूँ।
इनके चलते क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा फ्लक्स क्या है, चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, क्योंकि मैग्नेटाइज ये करंट मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा अल्टरनेटिंग इन रिस्पेक्ट था या चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम था। हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। ओके, हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ था जिसे मैं E1 से डिनोट करूंगा। ओके, जिसे मैं E1 से डिनोट करूंगा। अब मैं E1 को 90 डिग्री लैगिंग में दिखाया हूँ फ्लक्स से। ओके, तो ये क्यों दिखाया हूँ, तो इसको समझने के लिए वीडियो नंबर 2 देखना पड़ेगा। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ lags the flux by 90 डिग्री। ओके, ये हमेशा होता है। नो, मैंने बोला था V1 शुड बी इक्वल्स टू E1 एंड V1 शुड बी इक्वल्स टू E1 और V1 शुड अपोज E1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं V1 अपोज कर रहा है E1 को और इक्वल भी है। तो हमने हमने एक्चुअल में सारे पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है इस फेजर डायग्राम में। ओके, इस फेजर डायग्राम में हमने सारे पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि I2 0 है इसलिए हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है। ओके, E2 बच गया। अब E2 किधर है? ओके, तो अब हम देखते हैं E1 का वैल्यू क्या था। E1 का वैल्यू था 4.44 F(n1) 5x और E2 का वैल्यू क्या था 4.44 F(n2) 5x। मतलब ये दोनों इक्वेशन में बस एक चीज डिफरेंस है, एक चीज डिफरेंट है, दैट इज N1 एंड N2। तो मतलब E1 will be greater than E2 if N1 is greater than N2. E1 will be less than E2 if N1 is less than N2। और या बोल सकते हैं E1 will be equals to E2 if N1 is equal to N2। ओके, तो अभी ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने N1 में 1 2 3 टर्न बनाया है और N2 में 2 टर्न बनाया है, जिसका मतलब है N1 इज ग्रेटर देन N2। ओके, तो इसका मतलब हुआ E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे E2 को दिखला देता हूँ एक छोटे से फेजर से। ओके, तो ये हमारा फेजर डायग्राम है, दिस वन, ये हमारा फेजर डायग्राम है फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन। ओके, बहुत ही इजी था, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुआ होगा। नाउ ये तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर का बात हो गया। अब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर धीरे धीरे, ओके, धीरे धीरे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की तरफ चलेंगे। तो देखते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो हम बहुत सारा फेजर डायग्राम बनाने वाले हैं। डायरेक्ट प्रैक्टिकल पूरे मतलब 100% प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में नहीं चले जाएंगे, धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकलिटी इंट्रोड्यूस हो रहा है ट्रांसफॉर्मर में। ओके, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में सबसे पहले आइडियल ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस जीरो कंसिडर किया जाता है। ओके, बट इन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर losses are not zero। ओके, तो लॉसेस होते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में। पहला तो कॉपर लॉस होता है और दूसरा कोर लॉस होता है। ओके,
पहला कॉपर लॉस और दूसरा कोर लॉस। तो अभी हम लोग पहले कोर लॉस देखेंगे। ओके, तो देखते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में दो लॉसेस होता है, कॉपर लॉस और कोर लॉस। और कोर लॉस भी दो तरीके का होता है। एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, ओके, और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। ओके, तो इनके चलते ट्रांसफार्मर में क्या चेंजेस आता है, ओके, या फेजर डायग्राम में क्या चेंजेस आएगा वो हम देखेंगे। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या होता है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया जाएगा। यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि हिस्टैरिसीस लॉस के चलते ट्रांसफार्मर में क्या चेंजेस आ रहा है, ओके, और व्हाट इज हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस, ओके, तो हमारा फ्लक्स क्या है, फ्लक्स, हमारा फ्लक्स का नेचर क्या है, कैसा है, इट इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, ओके, ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, ओके। तो व्हाई इट इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, बिकॉज मैग्नेटाइजिंग करंट या करंट जो इस फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है उसका नेचर ऑल्टरनेटिंग है, ओके, ओके। सो मैग्नेटाइजिंग करंट का काम क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को मैग्नेटाइज करता है, ओके, मैग्नेटाइज करता है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफार्मर के कोर को मैग्नेटाइज करता है, बट एज इट इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, ओके, एज इट इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर मतलब इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है एज वेल एज डीमैग्नेटाइज कर रहा है एक साइकिल में, ये एक पूरा साइकिल है, ओके। तो एक साइकिल में, हाफ साइकिल के लिए वो कोर को, हाफ टाइम पीरियड में वो कोर को मैग्नेटाइज करता है और अनदर हाफ पीरियड में वो कोर को डीमैग्नेटाइज करता है, ओके। तो साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन कोर में हो रहा है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, ड्यू टू दिस cyclic magnetization and demagnetization, a loss takes place in the core of transformer, which is called as hysteresis loss, okay. Due to cyclic magnetization and demagnetization, a loss takes place in the transformer of the core, which is called as hysteresis loss. क्यों क्यों ये लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है, वो खुद ही चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हाफ पीरियड के लिए वो मैग्नेटाइज करता है कोर को और हाफ पीरियड के लिए वो डीमैग्नेटाइज को, ट्रांसफार्मर को, कोर को डीमैग्नेटाइज करता है। दूसरा लॉस जो है हमारा एडी करंट लॉस है, ओके।
एडी करंट लॉस। तो अगर मैं एक कोर को ड्रॉ करता हूँ, एक सिंपल मैग्नेटिक कोर को ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो ये मेरा फ्लक्स है, दिस इज माई फ्लक्स। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस फ्लक्स? अब इस फ्लक्स का नेचर क्या है? इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ एज दिस फ्लक्स इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे ये फ्लक्स टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो इस कोर में क्या होगा? ये एक मैग्नेटिक कोर है, ओके, ये एक मैग्नेटिक कोर है मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी थोड़ा सा कंडक्शन रहता है। ओके, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके चलते क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, इस कोर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसके चलते एक करंट फ्लो करेगा, जिसके चलते एक करंट फ्लो करेगा। और उस करंट का नेचर कैसा होगा? उस करंट का नेचर ऐसा होगा कि एनी चेंज इन द फ्लक्स, एनी चेंज इन द फ्लक्स को वो अपोज करेगा। ओके, एनी चेंज इन द फ्लक्स को वो अपोज करेगा। तो हमारा करंट का डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, अगर आप राइट हैंड थंब रूल लोगे तो मुझे राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना चाहिए था इस करंट का डायरेक्शन को, बट टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में बनेगा। ओके, और ये जो सर्कल में मूव कर रहा है करंट, इसी करंट को बोलता हूं मैं एडी करंट। ओके, और इस करंट के मूवमेंट के चलते, सर्कुलर करंट मूवमेंट इन द कोर के चलते क्या होता है? एडी करंट के चलते क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, कोर हमारा हीट हो जाता है और जिसके चलते लॉसेस होता है। तो हमने देखा दो तरीके के लॉसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं या अकर कर रहे हैं हमारे ट्रांसफार्मर कोर में। एक है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस, ओके, और दूसरा है हमारा एडी करंट लॉस। तो इन दोनों लॉसेस को मीट करने के लिए, ओके, इन दोनों लॉसेस को मीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेंगे फ्रॉम द सप्लाई। ओके, कुछ एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेंगे फ्रॉम द सप्लाई। अब हम देखते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम फॉर ए प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। अंडर नो लोड कंडीशन। तो फिर से मैं एक फिगर बनाता हूँ जल्दी से। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, यहाँ E2 हुआ, यहाँ पे V1 है, ये हमारा प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है। पहले करंट एक फ्लो कर रहा था। ओके, इस करंट का काम क्या था? इस करंट का काम था फ्लक्स को प्रोड्यूस करना, मेन मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को प्रोड्यूस करना, फाई एम। ओके, तो हमने देखा था
ये हमारा फाई है, कौन सा करंट प्रोड्यूस करवा रहा है, आई एम। ओके, आई एम, ये हमारा E1 है। अब इस करंट के अलावा एक और करंट फ्लो करेगा जो हिस्टैरिसीस लॉस को सप्लाई करेगा, उस करंट को मैं IH बोलता हूँ। ओके, उस करंट को मैं IH बोलता हूँ। ये हमारा V1 है। नाउ अब IH किधर होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा वो, ये अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं। सॉरी, तो IH का पोजीशन डिसाइड करते हैं। तो IH का रोल क्या है ट्रांसफार्मर में, IH और IE का रोल क्या है। ये दोनों करंट एक पावर को सप्लाई, और ये ऐसा लिखता हूं मैं कि ट्रांसफार्मर में एक लॉस है। ओके, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, उनको सप्लाई करने के लिए, उन लॉसेस को सप्लाई करने के लिए फ्लो कर रहे हैं। ओके, तो लॉसेस अब क्या है, अब वो एक एक्टिव पावर है। ओके, वो कैसे पावर है, वो एक्टिव पावर है। तो हमने पहले भी पढ़ा है या देखा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कि वोल्टेज और करंट जब को फेजल होते हैं, मीन्स उनके बीच में जब फेजर डिफरेंस जीरो होता है, तो उन्हें क्या बोलता हूं मैं, क्या वो कैसे पावर होते हैं, वो एक्टिव पावर होते हैं। ओके, वोल्टेज और करंट जब 90 डिग्री अपार्ट होते हैं तो इन केस में कैसा पावर फ्लो करता है, रिएक्टिव पावर फ्लो करता है। लेकिन लॉसेस कैसे होते हैं, लॉसेस एक एक्टिव लॉस होते हैं। ओके, उन्हें उन्हें एक्टिव पावर चाहिए रहता है। तो उन लॉसेस को खत्म करने के लिए या सप्लाई देने के लिए हमें एक्टिव पावर फ्लो करवाना पड़ेगा। ओके, खत्म नहीं हो रहे, हमें हम उनको सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करंट फ्लो करना पड़ेगा जिससे एक्टिव पावर फ्लो करे सिस्टम में। तो उस कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करंट को इस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा, IH प्लस E, मतलब हिस्टैरिसीस और एडी करंट। ओके, इसलिए हम ये करंट को इस डायरेक्शन में बनाए हैं। ओके, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि IH प्लस E इज इन कोफेजल विथ -E1। ओके, हिस्टैरिसीस और एडी करंट को सप्लाई करने के लिए जो करंट फ्लो कर रहा है वो कोफेजल होता है -E1 से, ना कि V1 से। V1 से नहीं होता है। ओके, वो कोफेजल होता है -E1 से। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, या जब और प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि हिस्टैरिसीस और एडी करंट, जो करंट है वो कोफेजल -E1 से होता है, सप्लाई वोल्टेज से नहीं होता है। ओके, सो यही है हमारा फेजर डायग्राम। दिस इज आवर फेजर डायग्राम फॉर ए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन। ओके, अंडर नो लोड कंडीशन। तो फेजर डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि V1 और IM के बीच में जो फेजर डिफरेंस है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। मतलब कि मैग्नेटाइजिंग द पावर, ठीक है, किसी भी ट्रांसफार्मर को मैग्नेटाइज करने के लिए जो पावर फ्लो करता है वो रिएक्टिव पावर होता है। ओके, और हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को सप्लाई करने के लिए जो पावर फ्लो होता है वो एक्टिव पावर होता है। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।